हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जा करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा आपको सीधे कहानी पर लेके चलते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है 14, चैप्टर का नाम है वेव्स। इसके अंदर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, हम पहले चेक करने वाले हैं कि व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। उसके बाद इसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसको ठीक किसने किया था? लैपलेस ने ठीक किया था। तो लैपलेस करेक्शन भी इसी वीडियो के अंदर आपको पूरा सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेके चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज द बेसिक आइडिया? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एमिटेड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। ठीक है, साउंड क्या होता है सर? साउंड एक तरह की एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड क्या होता है सर? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है सर? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो होता है वो एक तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है। और ये जो एनर्जी है ना, दिस इज एमिटेड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। ये जो एनर्जी होती है ना सर, दिस एनर्जी इज बेसिकली एमिटेड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। सही बात है सर। तो ये वाइब्रेटिंग सोर्स जो है ना, दिस इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ साउंड। ओके सर, डन। एंड दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल मीडियम। एंड दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल मीडियम। तो साउंड जो है ना, ये प्रोपोगेट होती है किसी मटेरियल मीडियम के थ्रू इन अस। अच्छा, और जब ये साउंड वेव्स प्रोपोगेट होती है ना, तो ये हमारे कानों में जब जाती है तो फिर एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग आता है। ठीक है, हम उस चीजों को सुन पाते हैं, उस वेव को हम क्या सुन पाते हैं। अच्छा, वेव्स दिखती भी है अगर वो विजिबल रेंज में होंगी तो। ठीक है, कलर्स सब विजिबल रेंज में होती हैं। ओके, द वेव्स विच कैरी साउंड एनर्जी आर कॉल्ड एज साउंड वेव्स। ठीक है, वेव्स जो साउंड एनर्जी को कैरी करते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द साउंड वेव्स। इतनी आरामदायक बात है, वेव डू कैरी सम एनर्जी। साउंड वेव्स में साउंड एनर्जी। ठीक है, आगे पूरी बात समझ? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है दिमाग में? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा अच्छे से क्लियर है अपने दिमाग में। ठीक है, चले उसके बाद, एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मीडियम पोजेस द इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ये बात से हम लोग बहुत पहले ही वाकिफ हो चुके थे कि अगर जैसे मान लीजिए ट्रांसवर्स वेव बनाना है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव उसी मीडियम में बन पाएगी। फिर से बोल दूं मैं एक बार, ट्रांसवर्स वेव्स उसी मीडियम में डेवलप हो पाती हैं जिस मीडियम के पास में शेप की इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव इज डेवलप्ड इन अ मीडियम विच हैज इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ट्रांसवर्स वेव इज डेवलप्ड इन अ मीडियम विच हैज इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ठीक है, और वहीं पे जो दूसरा आता है ना, वो आता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, दूसरा जो अपने पास में आता है वो क्या आता है सर? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहाँ पे डेवलप होते हैं सर? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स उस मीडियम में डेवलप हो पाते हैं जिसके पास में इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को डेवलप करवाना है तो उसी मीडियम में डेवलप हो पाएगा जिस मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होता है। जिस मीडियम में क्या होता है सर? जिस मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होता है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बकायदा बेहतरीन तरह से फिट हो चुका होगा। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिकॉज वही चीज यहां पे लिख के रखी हुई है कि एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज पॉसिबल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मीडियम पोजेसेस द इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ठीक है, जब मीडियम के पास में इलास्टिसिटी ऑफ शेप होगा, जब मीडियम के पास में क्या होगा सर? इलास्टिसिटी ऑफ शेप होगा, तब उस मीडियम में कौन सी वेव्स प्रोपोगेट कर पाएंगी सर? ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट कर पाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स अलोन पोजेस द इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ठीक है, सिर्फ सॉलिड्स ही ऐसा होता है स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास में इलास्टिसिटी ऑफ शेप होता है, बिकॉज लिक्विड और गैसेस में तो शेप की इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर साउंड सॉलिड्स में से ट्रांसफर कर रहा है,
आई मेरी बात समझ में? अगर साउंड जो है अगर वो सॉलिड्स में से ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल कर रहा होगा, क्योंकि अगर लिक्विड और गैसेस में करेगा तो लिक्विड और गैसेस के पास में शेप की इलास्टिसिटी नहीं होती है, वहां पे होती है वॉल्यूम की इलास्टिसिटी। वहां पे क्या होती है सर? वहां पर होती है वॉल्यूम की इलास्टिसिटी, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है तो फिर वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डेवलप होंगी, ट्रांसवर्स वेव डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ। यस सर, ये वाला फंडा दिमाग में बेहतरीन तरह से फिट हो चुका है। ठीक है, ये वाला जो फंडा है ना वो दिमाग में बेहतरीन तरह से फिट हो चुका है। ओके सर, डन डना डन डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब जरा कहानी में आगे बढ़े। However, solids, liquid and gases all possess volume elasticity। ठीक है, देखो लिक्विड और गैस की अगर बात करोगे ना तो लिक्विड और गैसेस के पास में सिर्फ वॉल्यूम की इलास्टिसिटी है, तो वहां पे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। बट इफ यू कंसिडर सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में क्या होता है सर? वॉल्यूम की भी इलास्टिसिटी है और क्या बोलते हैं शेप की भी इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव दोनों ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो हाउएवर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल पोजेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉलिड्स के पास में शेप की तो इलास्टिसिटी पहले से ही थी, जिस वजह से ट्रांसवर्स वेव तो ट्रैवल कर पा रहे थे। अब यहां पे समझ में आ रहा है कि सर सॉलिड के पास में तो वॉल्यूम की इलास्टिसिटी भी होती है, तो सॉलिड में से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ट्रैवल कर जाएंगे। हालांकि लिक्विड और गैसेस की अगर बात की जाए तो लिक्विड और गैसेस में तो शेप की इलास्टिसिटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? वॉल्यूम की इलास्टिसिटी। तो यहां पर अगर देखें तो हाउएवर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑल पोजेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी, देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना वो तीनों के स्टेट्स ऑफ मैटर में से ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दस थ्रू गैसेस साउंड इज कैरीड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आप गैसेस की बात करेंगे ना तो गैसेस में साउंड जो है वो ट्रैवल कर, गैसेस में साउंड जो है वो ट्रैवल कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे पूरी बात समझ में? यस सर, पूरा फंडा एकदम धमाकेदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, पूरा फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। चलो, फ्रॉम प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस न्यूटन गेव एन एम्पिरिकल रिलेशन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। और ये इसका ना हम लोग डायमेंशनली एनालिसिस कर चुके थे। वैसे ये निकाला गया पूरे थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे। ये जो फॉर्मूला है इसका पूरा थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे न्यूटन ने ये फॉर्मूला डेवलप करा था, लेकिन ये फॉर्मूला सही है, इस बात को हम लोग प्रूव कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी पर्टिकुलर मीडियम इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो आ जाएगा। बी यहाँ पे क्या होता है सर? बी इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये हम चीजें कहां पढ़ चुके हैं सर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ये जो वेलोसिटी है वो है अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो, वेयर बी इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस रो इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो बी इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आ गई पूरी बात समझ में? बी यहाँ पे क्या है सर? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो यहाँ पे क्या है सर? रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। रो अपने पास में क्या है सर? रो अपने पास में आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? पक्का श्योर हो इस बात को लेकर के? यस सर, इस बात को लेकर के हम बहुत ही धमाकेदार तरह से श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फंडा बेहतरीन तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगर हर एक बात अच्छे समझ में आ रही तो फिर कमेंट सेक्शन में क्या चलनी चाहिए? फायर इमोजीज। ठीक है, ओके। न्यूटन अज्यूम्ड दैट द चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपगेटेड थ्रू इट आर आइसोथर्मल। ठीक है, देखिए कंप्रेशन वाले रीजन में क्या होता है? कंप्रेशन वाले रीजन में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या है कि प्रेशर बढ़ जाएगा, इट्स लाइक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेयर फ्रैक्शन वाले इलाके में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर टेम्परेचर भी वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या लगा ना, न्यूटन को ये लगा कि जब साउंड प्रोपोगेट करती है ना तो वो जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, दे आर बेसिकली आइसोथर्मल चेंजेस। दे आर बेसिकली आइसोथर्मल चेंजेस। उनको ऐसा लगा था, न्यूटन को ऐसा लगा कि कंप्रेशन वाले रीजन में जो टेम्परेचर गेन करा गया है वो रेयरफैक्शन वाले में लूज कर दिया गया। फिर जो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन आया था वहां पर जो टेम्परेचर गेन करा गया है वो उसके आगे वाले रेयरफैक्शन में लूज कर दिया गया है, ऐसा न्यूटन को लगा था। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो पूरा प्रोसेस था वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। क्या बोला मैंने? उनके हिसाब से ये जो पूरा प्रोसेस था वो आइसोथर्मल प्रोसेस था, ऐसा न्यूटन को लगा था। तो उनके अकॉर्डिंग जब उन्होंने पूरा काम करना शुरू करा ना, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ बी आई, यहाँ पे बी आई जो लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये अपने पास में क्या है सर? दिस इज एब्सोल्युटली
द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये कैसे सिनेरियो में है सर, आइसोथर्मल सिनेरियो में, ठीक है। तो दिस इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल कंडीशन, दिस इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे कैसे अपन इसमें चीजों को आगे प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं रिगार्डिंग आइसोथर्मल कंडीशन, तो आप समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है कि सर PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। क्या बोला मैंने, जो अपने पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है सर, कि PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर को छोड़ देना, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन प्लस वॉल्यूम को छोड़ देना, प्रेशर का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं बल्क मॉडुलस के ऊपर, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इत्मीनान से पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको फेंक देंगे तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास PdV हो चुका था, माइनस का क्या हो जाएगा सर, V टाइम्स dP हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर बैठ रहा है सर, ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर बैठ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन ये प्रेशर निकालने पे आ जाएं, ठीक है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा पता है, ये अपने पास हो जाएगा dP माइनस का था, ठीक है, उसके बाद में V था, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, dV आ जाएगा, ठीक है। पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिर्फ dV को अपन नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे अगर मैं देखो माइनस dP तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपॉन में ये जो dV था और ऊपर फिर V चला गया था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dV अपॉन V। पता है ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे बन रहा है ना, दिस इटसेल्फ इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो dV अपॉन V अपने पास क्या बन जाएगा सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस पूरे फंडे के हिसाब से अगर आप समझे मेरी पूरी बात को, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो था ना, अंडर रूट ऑफ, देखिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल कंडीशन है, तो उसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, ये प्रेशर अपॉन रो के बराबर आ जाएगा, और ये अपने पास में प्रेशर आ चुका है, मतलब बेसिकली बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ चुका है, ठीक है। देख लीजिए ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इटसेल्फ बिकम्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रेशर था और वो किसके बराबर आ गया सर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर आ गया। तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BI अपॉन रो तक कहानी पहुंच जाएगी। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? एक बार मुझे जल्दी से यहाँ तक का कंफर्मेशन दे दें कि आप लोग को ये वाली बात बाकायदा अच्छे से समझ में आ गई। आ गई ये वाली बात समझ में? यस। तो यहाँ से हमने क्या फिगर आउट कर लिया देयरफॉर कि जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, देखिए BI बेसिकली किसके बराबर आ चुका है सर, BI आ चुका है P के बराबर में, तो अपने को करना पड़ेगा सिर्फ P अपॉन रो, ठीक है। अब यहाँ से जब न्यूटन ने ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करा, अब इसमें अपन स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो जैसे अपन इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो नाउ इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स फॉर्मूला, in accordance with न्यूटन्स फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स फॉर्मूला हमें क्या बात समझ में आती है, नाउ इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स फॉर्मूला हमें क्या बात समझ में आती है सर, हमें तो वहां से ये समझ में आता है कि वेलोसिटी जो है ना वो आ गई है क्या, अंडर रूट ऑफ, वेलोसिटी अपने पास में क्या आ गई है सर, अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो के बराबर आ चुके हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, पूरा फंडा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नाउ अब आपको फोकस करना पड़ेगा किसके ऊपर, पहले अपन निकालते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा सर, H रो G के बराबर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फ्लूइड्स में, प्रेशर का फॉर्मूला होता है H इंटू रो इंटू G के बराबर, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा H रो G, और नीचे अपने पास में आ जाएगा अपने पास में सिर्फ डेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ना अलग अलग होने वाली है, मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए जो प्रेशर है ना वो अपन लेते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, मतलब 760 mm ऑफ Hg वाला प्रेशर, ठीक है। और डेंसिटी किसकी लेंगे, डेंसिटी अपन लेंगे मीडियम की, और मीडियम की डेंसिटी क्या होगी सर, मीडियम की डेंसिटी मतलब एयर की डेंसिटी 1.293 वाली। बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? ये जो फॉर्मूला यहाँ तक डेवलप हो पाया है, ये जो फॉर्मूला यहाँ तक डेवलप हो पाया है, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है?
इतने का बस मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg का जो कॉलम जो है ना वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड प्रेशर। तो यहां जब मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट करूंगा ना तो पता है क्या आने वाला है भाई, H अपन कितना लेंगे सर, वही 760 mm ऑफ Hg, तो अपने पास में हो जाएगा 760 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 की पावर -3, ठीक है, ये H हो गया। उसके बाद में रो क्या होता है, तो रो का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी किसके लेंगे अपन, मर्क्यूरी के लेंगे। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है सर, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। ये अपने पास में डेंसिटी किसकी आती है सर, मर्क्यूरी की आती है। तो H रो और उसके बाद G का मतलब क्या है, वही स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8, ठीक है। उसके बाद अपन नीचे का लेने वाले हैं सर, नीचे अपन लेने वाले हैं डेंसिटी, किसकी डेंसिटी सर, एयर की डेंसिटी, और क्या होती है एयर की डेंसिटी, इट इज 1.293 अप्रॉक्स, ठीक है। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। अब क्या ये सही है, देखिए इनके हिसाब से, इनके फंडों के हिसाब से तो 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ साउंड को एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड आती है। तो भाई ये हल्का फुल्का गैप नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है। कहाँ साउंड की वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड और कहाँ ये सिर्फ 280 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे भैया जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आ कितनी रही है 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि असलियत में कितनी होती है सर, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है न्यूटन्स फॉर्मूले में। हाँ सर, न्यूटन के फॉर्मूले में भी कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो पहले आप लोग ना यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे, मतलब कैलकुलेशन ऑफ BI। BI का मतलब होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस वाले पूरे डेरिवेशन के स्टेप्स पे आएंगे कि भैया ये रहा फॉर्मूला, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब इसमें जो ये गलती आ गई थी ना, इसी को ठीक किसने किया था सर, लैपलेस ने ठीक किया था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई थी। तो इतना बस ध्यान रखना कि यहाँ पे एरर क्या आया, एरर यहाँ पे न्यूटन के फॉर्मूले में ये आ गया कि सर पूरा जो वैल्यू है न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से वो 280 आ रही है, लेकिन असलियत में कितनी वैल्यू है सर, 332 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये छोटा मोटा एरर नहीं है भैया, इसका मतलब क्या है, ये छोटा मोटा एरर नहीं है, ये काफी बड़ा एरर आ चुका है, ठीक है। तो एरर कैसे निकाला जाएगा इसमें, देखिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू में से आपने जो मेजर करके रखी है वैल्यू उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और नीचे अपन क्या रख देंगे सर, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और नीचे अपन क्या रख देंगे सर, ट्रू वैल्यू रख देंगे। और इसको फिर अपन मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे सर, 100% से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरर जो है अपने पास में, यहाँ से एरर जो है अपने पास में वो कितना आ जाएगा भाई, ट्रू वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास में सर, ट्रू वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है। माइनस व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू, सर मेजर्ड वैल्यू जो होती है ना वो होती है 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास की, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। अच्छा, नीचे अपन क्या करेंगे सर, ट्रू वैल्यू पुट करते हैं 332। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको अपन 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप इसको पूरा फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना तो एरर अपने पास जो परसेंटेज में आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 52, 332 इंटू आप कर दीजिएगा 100%। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद में एरर जो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए वो आना चाहिए 16% के आसपास का एरर, ठीक है। व्हाट इज द एरर, सर एरर इज अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास का एरर आता है, ठीक है। तो ये जो ट्रू वैल्यू आ रही है 332 मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन ने तो नहीं निकाली, इसमें तो गलती हो गई थी न्यूटन में। तो फिर भाई उसको सही किसने करा था सर, उसको लैपलेस ने सही करा था। तो क्या चीज़ें लैपलेस ने कही थी, अब जरा उन चीज़ों के ऊपर अपन आते हैं। तो लैपलेस का करेक्शन क्या हुआ था, देखिए न्यूटन ने क्या अज्यूम किया हुआ था सर, न्यूटन ने अज्यूम ये किया हुआ था कि जब साउंड ट्रैवल करेगी ना उस मीडियम के थ्रू, तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो बड़े आराम से हो रहे होंगे। कंप्रेशन वाला रीजन गर्म होकर के अपनी हीट जो है वो रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन को ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर बाकायदा कांस्टेंट रहेगा, एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल रहेगा। लेकिन लैपलेस ने ये पॉइंट आउट करा कि साउंड इतनी तेजी से ट्रैवल करती है, साउंड इतनी तेजी से ट्रैवल करती है कि कंप्रेशन वाले रीजन के पास में टाइम ही नहीं रहता कि वो एक्सचेंज कर सके हीट को, ठीक है। वो अपनी गैदर्ड हीट को जो है ना बाहर
सराउंडिंग में एक्सचेंज कर सके या फिर रेयरफैक्शन वाले रीजन के साथ में उसको शेयर कर सके, उसके पास टाइम नहीं रहता। रेयरफैक्शन वाले रीजन्स के पास में भी इतना टाइम नहीं बचता है कि वो उसकी लॉस्ट हीट को कॉम्पनसेट करवा सके। तो यहाँ पे जब साउंड प्रोपोगेट करती है इस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू, तो किसी भी रीजन के पास में टाइम नहीं होता है कि वो एक्सचेंज करवा सके हीट को, ठीक है। किसी भी रीजन के पास में टाइम नहीं होता है कि वो एक्सचेंज करवा सके हीट को, और इसीलिए इसमें कहा जाता है कि लैप्लेस ने कहा था कि ये जो पूरा साउंड का जो प्रोपोगेशन है वहां पे जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो दरअसल एडियाबैटिक प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था इसके पीछे का कि भाई ये होता बहुत प्रोसेस फास्ट है, ठीक है। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ हीट करवाने के लिए इट टेक्स सम टाइम ना। लेकिन साउंड की स्पीड इतनी तगड़ी होती है कि उसमें टाइम ही नहीं मिलता है कि कंप्रेशन अपनी हीट को बाहर लॉस्ट आउट कर सके, रेयरफैक्शन अपनी हीट को कॉम्पनसेट करवा सके, टाइम नहीं मिलता है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और जब एक्सचेंज ऑफ हीट ही नहीं होगा तो एब्सोल्युटली इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जो पहला फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है वो ये हो रही है कि भाई आप गलत अजम्पशन लेके चल रहे हो, ठीक है। अजम्पशन आप ये लेके चल रहे हो कि आइसोथर्मल है, लेकिन असलियत में आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो लैप्लेस पॉइंटेड आउट दैट न्यूटन्स अजम्पशन वाज रॉन्ग। ओके भाई, जैसे किसी ने कहा कि न्यूटन की बात गलत थी, सबके कान खड़े हो गए, अरे भाई क्या बोलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लैप्लेस, द चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू इट आर नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, वही रीजन कि समय कम होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाता, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। ओके सर, डन। According to Laplace, there is no exchange of heat possible when a sound wave passes through gas, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, heat produced during compression raises the temperature। अगर compression में जो heat produce हो रही है अगर वो बाहर को चली जाए या रेयरफैक्शन वाले रीजन को दे दी जाए तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल होगा तब तो नॉर्मल होगा टेम्परेचर, यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो ही नहीं पाता है। तो हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन raises the temperature of the gas and the heat lost during rarefaction reduces the temperature of the gas। आई बात समझ में, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग कंप्रेशन दिस raises the temperature of the gas, और जो हीट लॉस्ट हो रही है ड्यूरिंग rarefaction दिस बेसिकली reduces the temperature of the gas, दिस बेसिकली reduces the temperature of the gas, ठीक है। चलें इसमें आगे बढ़े फिर। तो यहाँ पे अब न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो तो हो गया गलत, और लैप्लेस के हिसाब से ये जो पूरा प्रोसेस होगा इट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा कहानी पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे सर, फिर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस होगा ये होगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, रो। रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। चलिए अब जरा अपन इसमें फोकस करना शुरू करते हैं। देखिए अपन को निकाले हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अपने पास इक्वेशन क्या होती है सर, इस दफा इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा जो है ना वो कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने, इस दफा पीवी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो एक काम करो, प्रेशर को रहने देना, v की पावर गामा करेंगे अपन डिफरेंशिएट, तो गामा आ जाएगा v की पावर गामा -1 और dv आ जाएगा, प्लस v की पावर गामा को छोड़ देना और प्रेशर को करेंगे अपन डिफरेंशिएट तो dp हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास अब इवेंचुअली क्या बचती है यहाँ पे चीजें, v की पावर गामा dp इज इक्वल्स टू माइनस गामा p उसके बाद v की पावर गामा -1 और dv को एक काम करता हूँ नीचे फेंकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा सर, dp अपॉन dv बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का गामा, उसके बाद p, उसके बाद v की पावर गामा -1 और नीचे आ जाएगा, उसको अपन ऊपर ले लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे अपन इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना तो अपने पास में क्या चीज़ बचने वाली है, जरा गौर करेगा अच्छे से। भाई प्रेशर निकालूँ क्या मैं यहाँ से, सही रहेगा, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब जरा फोकस करते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सही लग रही हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू dp अपॉन dv था, ओके सर, प्रेशर इज इक्वल्स टू dp अपॉन dv था, माइनस भी निकालो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो p dp अपॉन dv, और यहाँ पे अपने पास में क्या चीज़ बच रही है भाई, यहाँ बच रहा है v की पावर -1, उसको अगर मैं यहाँ पे नीचे फेंक दूंगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो 1/v हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, ये 1/v हो जाएगा। सही जा रहा हूँ क्या मैं भाई, एक बार जरा चेक कर लेते हैं अपन इस चीज़ को अच्छे से एक बार ना। तो प्रेशर को छोड़ दिया, ये अपन ने सही करा, v की पावर गामा को छोड़ दिया, ये अपन ने सही करा। तो v की पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p, उसके बाद v की पावर गामा -1। सर सही तो लग रहा है यहाँ तक तो कोई मसला इसमें ख़राब लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा, dp अपॉन dv
इज इक्वल्स टू, यहीं पे कर लेता हूँ यार, dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p, और v की पावर क्या हो गया सर, -1 हो गया। v की पावर -1 का मतलब बेसिकली क्या होता है कि p अपॉन v हो गया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने से मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे p निकालने से मतलब था। तो पहले एक काम करो, पहले सिर्फ इतने का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद मैं स्लाइड चेंज करके इसको तरीके से करवाना शुरू करता हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ इतने का ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया था। अब एक काम करते हुए चलते हैं अपन यहाँ पे, देखो dp अपॉन dv, सही है सर। उसके बाद में सर यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस गामा इंटू पी के बराबर है, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं सिर्फ मॉड्यूलस लेके चलूँ, तो मॉड्यूलस लेके चलूंगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा, dp। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो v बगल में लिखा हुआ है ना, क्या मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया था? क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में dv अपॉन v कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर में dv अपॉन v कर दिया ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो ये अपने पास में dv अपॉन v हो जाएगा इज इक्वल्स टू अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स p हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं अच्छे से कि यहाँ पे बेसिकली क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है सर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बैठ रहा है सर यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या बैठ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इटसेल्फ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोला मैंने, दिस इटसेल्फ इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इटसेल्फ इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा ना फंडा, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। देयरफॉर जैसे अपन चीजें पुट कर देंगे इनटू फर्स्ट इक्वेशन, तो अपने पास में कहानी कहां तक पहुंच जाएगी सर, कहानी अब कुछ ऐसी हो जाएगी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, भाई बल्क मॉड्यूलस कितना आ चुका है सर, ये गामा टाइम्स पी आ चुका है सर, और नीचे अपने पास में रो था। गामा की वैल्यू क्या होती है सर, गामा की वैल्यू 1.41 होती है, ठीक है। और पी तो अपन लोग निकाल चुके हैं, पी अपन निकाल चुके हैं पहले से ही। तो इसको जब अपन ने पूरा इसको अपन पी रखते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रूट ऑफ गामा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, अच्छा एक और चीज सुनते हुए चलना अच्छे से, यहाँ पे ना पी अपॉन रो तक की जहां तक बात है, जहां तक पी अपॉन रो तक की बात है ना, तो पी अपॉन रो तक की वैल्यू अपने पास में कितनी आ चुकी थी सर, वो तो अपने पास में 280 के बराबर आ चुकी थी, ठीक है। ये अपने पास में कितना आ चुका था सर, ये पी अपॉन रो जो रूट के अंदर है उसकी वैल्यू आ चुकी थी 280 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी थी सर, इसकी वैल्यू आ चुकी थी 280 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे करेंगे, रूट ऑफ 1.41 को टच मत करना, उसके बाद रूट ऑफ पी बाई रो को जरा देखते हुए चलो। तो जो ये रूट ऑफ पी बाई रो लिखा हुआ है ना, क्या बोला मैंने, ये जो रूट ऑफ पी बाई रो लिखा हुआ है, इस पी बाई रो को अपन क्या बोलेंगे, सुनना मेरी बात को, रूट ऑफ पी बाई रो तो 280 मीटर पर सेकेंड आ चुका था, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 332.5 मीटर पर सेकेंड के आसपास कहानी बैठ रही है। क्या बोला मैंने, अप्रोक्सीमेटली 332.5 मीटर पर सेकेंड के आसपास की कहानी बैठ रही है। तो ये रहेगा आपके पास में वेलोसिटी फॉर साउंड इन एडिया, वेलोसिटी फॉर साउंड इन एयर। और ये सही किसने करा सर, लैपलेस ने सही करा। क्या मान के सही करा, ये मान के सही करा कि प्रोसेस जो है सर वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ना कि आइसोथर्मल। क्लियर। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारे ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्रमंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयाँ हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आपको डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।